मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी में आने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को। और जब मैंने आप लोग कम्युनिटी में पूछा हुआ था कि आप लोगों को किस पर वीडियो चाहिए डिस्कस, तो आप सभी लोगों ने मैंने मॉडल पेपर के बारे में बात किया हुआ था, प्री बोर्ड पेपर के बारे में बात किया हुआ था। तो आप सभी लोगों ने जो मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा वोटिंग की हुई है वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर, यानी यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, आप सभी लोगों ने उस पर अपनी सहमति जताई है। तो डिस्कशंस केवल वहीं पर आपकी सहमति से नहीं काम चलेगा। इस वीडियो का लिंक अपने क्लासमेट पर कर दीजिए शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है आप सभी लोगों के नियर। मैंने बता दिया कि कब तक आपका एग्जामिनेशन देखिए होने की संभावना है। मैक्सिमम चांस है कि फरवरी के दूसरे वीक तक मान के चलिए आपका एग्जाम जो होगा पूरी तरीके से स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लगभग 95% से 99% तक का चांस है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह तक आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। रही बात कुछ थोड़ा बहुत, तो ये औपचारिकता की बात है, बस वही कुछ बातें हैं, बस केवल आप लोग को टाइम टेबल नहीं मिला, इसलिए आप लोग अभी कंफ्यूजन बने हुए हैं। ठीक है, तो इसे बिल्कुल भी सीरियस एकदम पूरी तरीके से लीजिए और कंटिन्यूस तैयारी करिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। चलिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र का यह महत्वपूर्ण सेशन हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला प्रश्न क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा की चार विशेषताएं बताइए। देखिए वैदिक कालीन शिक्षा में हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात होती है, क्योंकि जानते हैं कि वैदिक कालीन जो समाज था, तो उसमें समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था? चार वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा की चार विशेषताओं के बारे में बात करें देखिए, तो मुख्य रूप से ये देखिए यहाँ पर छात्रों का क्या करना था, सर्वांगीण विकास की बात होती थी। सर्वांगीण विकास के बारे में हम लोग इसमें बातें करते हैं। यानी पहला काम क्या किया जाता था, ईश्वर में भक्ति, यानी परमात्मा है, ईश्वर है, यानी नास्तिक न बनाना, व्यक्ति को क्या करना, आस्तिक के तौर पर बनाना। ठीक है, तो ईश्वर की भक्ति, व्यक्ति अगर है तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना, मतलब क्या है, ईमानदारी क्या है, सहानुभूति क्या है, दया क्या है, करुणा क्या है, इन सभी भावों के नहीं चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास करना, नहीं पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना, ये भी देखिए इसी में शामिल होता है। और नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन भी करना। सामाजिक कुशलता की उन्नति कर उसे एक उपयोग सदस्य बनाना था, जो देश की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण तथा प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रसार में अपना योगदान कर सके। तो ठीक है, तो ये सभी की सभी जो बातें थी, महत्वपूर्ण बातें, वो वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत ही थी। यानी वैदिक कालीन शिक्षा के द्वारा ही ये सभी जो वैदिक कालीन शिक्षा में ये सभी महत्वपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास के बारे में बात किया जाता था। ठीक है, यानी जितनी भी महत्वपूर्ण बातें की गई, यानी ये सभी चीजें इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर, एक विद्यार्थी के अंदर वो चीजें दिखती थी। क्योंकि आज देखा जाए तो बड़े हद तक जो है इसका अभाव है डिस्टेंस, इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं, केवल हम आप पूरी सोसाइटी जो है इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जा सकता है। नहीं, सभी को हम लोग उसमें रख सकते हैं कि हाँ, उसके लिए कोई पार्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि सभी लोग मिलकर उसमें है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं लोग यहाँ पर दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर क्या है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बताइए। देखिए पर्यावरणीय शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पर्यावरण पर निबंध जो होता है, ये भी नियमित तौर पर आप लोगों से पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में देखिए बताना है हम लोग को। देखिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता का विकास करना। देखिए जागरूकता का विकास करने का मतलब क्या है, कि पर्यावरणीय समस्या का मतलब क्या है कि परिधन आवरण, यानी हम जिसके चारों तरफ जिस आवरण से घिरे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। और जागरूकता उसके प्रति, यानी पर्यावरण अगर खराब हो जाता है तो कौन कौन सी समस्याएं आप लोग झेल सकते हैं। तो इसके लिए जो शिक्षित करने का काम होता है वो पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट अगर देखा जाए तो पर्यावरण के घटक के बारे में कहा जाए, प्रकृति चक्र के बारे में कहा जाए, प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार से और किस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए, प्रदूषण से क्या है, प्रदूषण के प्रति सचेत करना, संरक्षण संबंधित ज्ञान उपलब्ध कराने से भी क्या हो सकता है, पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रति जो है पर्यावरण के शिक्षा का ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर हम जब बढ़ते हैं देखिए, तो छात्रों में अवलोकन करना, भाषा का प्रयोग करना, साड़ियन के माध्यम से, संग्रहण के माध्यम से, एकत्रीकरण के माध्यम से, मतलब डाटा को इकट्ठा करके उसके माध्यम से बताना कि देखिए भैया छात्रों में ये होने वाला है, छात्रों में वो होने वाला है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये चीजें। चित्रण की बात हो गई, सामाजिक दायित्वों का ज्ञान हो गया, समूह में काम करने की बात हो गई। ठीक है, चित्रांकन करने के कौशलों का विकास करना हो गया। ठीक है, और चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जो शामिल होता है वो पर्यावरणीय प्रयास, पर्यावरणीय प्रयास के बारे में बात होता है। तो पर्यावरणीय प्रयास हो गया, उपाय हो गया, कार्यकलाप हो गए, अवधारणा के संदर्भ में मूल्यांकन करने की योग्यता का विकास करना। यानी ये सभी के सभी जो बातें होती हैं वो मुख्य रूप से जो बातें होती हैं वो किसके अंतर्गत होती हैं, वो सभी की सभी बातें जो होती है वो पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पर्यावरणीय शिक्षा का ज्ञान जो है बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए जब आप लोग शिक्षा शास्त्र में बढ़ते हैं यहाँ पर,
तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर देखिए मैंने कुछ मॉडल पेपर पर भी डिस्कशन कर रखा है। और शिक्षा शास्त्र का ये मेरा पहला अभी लेक्चर नहीं है, मैंने बहुत सारे लेक्चर आप लोग ऑलरेडी दे रखे हैं। डीजे से चैनल पर जाइए, आप लोग प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट वाइज आपको खुद मिल जाएगा और आपको वहां से बहुत सारे जो होंगे डाउट्स जो होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे, और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये तो 2024 के एग्जाम के लिए सबसे कंपलसरी है, क्योंकि जितने भी अब देखिए मैंने जो हाफ ईयरली पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था, अब उन सबको मैं कवर करने का प्रयास करूंगा पूरा का पूरा। और जो भी मुझे प्री बोर्ड के पेपर मिलेंगे जैसे मिलेंगे, तो उन सभी के साथ आपका डिस्कशन आपके साथ अच्छे से किया जाएगा, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन का डर आपके दिमाग से एकदम निकल जाए। ठीक है, अब की बार बोर्ड प्रवार, तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इसे आप अपने क्लासमेट पर शेयर करेंगे। तो तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर हम जब बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण बताइए। देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति मस्तिष्क से अगर स्वस्थ है, मतलब शारीरिक स्वस्थता की बात होगी, स्वस्थ स्वस्थ होना, और मानसिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ होने का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति देखिए होता है वो संतोष होना। यानी सबसे देखिए मेरा नाम भी संतोष है, आप लोग जानते हैं कि संतोष सिंह। और मुख्य रूप से देखिए ये जो है संतोष की भावना अपने अंदर रखना, यानी अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप क्या करेंगे, संतोषी स्वभाव के होंगे। ठीक है, और प्रसन्नचित रहेंगे। प्रसन्नचित का मतलब है कि हमेशा हंसमुख रहना। और भय से, क्रोध भय वाली बातें होंगी, देखिए निगेटिव बातें हैं ये सब है। भय हो गया, क्रोध हो गया, किसी के साथ द्वेष करना, प्रेम की बात हो गई, निराशा की बात हो गई, या अपराध की भावना जो होती है, दुश्चिंता आदि आवेगों से व्यथित नहीं होता है। यानी इन सभी आवेगों से वो व्यथित नहीं होता है। यानी मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो इन सभी आवेगों से क्या होता है, थोड़ा सा भी घबराता नहीं है, यानी व्यथित नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण। तो देखिए यही बहुत बड़ी चीज है ऐसे हो पाना है। और इस तरीके से देखा है तो सभी लोग इसमें जो है वो सभी लोग इसके शिकार हैं एक तरीके से। बहुत रेयर में ही किसी को लोग आइडियल में रख सकते हैं इसमें, या कोई मिल सकता है, तो बहुत दुर्लभ ही है। वह अपनी योग्यता और क्षमता को न तो अत्यधिक उत्कृष्ट और न ही हीन समझता है, मतलब अपने आप को बहुत उत्कृष्ट न समझना और बहुत हीन भी नहीं समझना। यानी मतलब ये नहीं भैया कि चलो ठीक है भैया हम बहुत बड़े उस्ताद हो गए, बहुत बड़े हम जानकार हो गए, बहुत आगे निकल गए हम दुनिया में, इसका भी उसके अंदर उत्कृष्टता का भावना नहीं होता है कि नहीं भैया बहुत हम आगे निकल गए हैं। न हीन समझना, ठीक है, न अपने आप को बहुत। देखिए आप जब भी अपने रैंक को देखेंगे तो बहुत आप ऊंचाई पर भी नहीं है, अब बहुत नीचे भी आप नहीं देखेंगे। तो हमेशा क्या करता है आदमी, कोरिलेट करता है, नहीं अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहा करिए। ठीक है, तो वो तो आपका अपना जो है जो जीवन में मिलना है होना है, वो तो सभी के साथ स्वाभाविक होता है। वह ममत्वशील होता है। देखिए ममत्वशील का मतलब होता है करुणा की भावना होती है, ममत्व होता है उस व्यक्ति के अंदर। और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना, यानी दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने का मतलब क्या है, उसके अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं। हाँ, सामाजिक तौर पर जैसे व्यक्ति होता है, समाज में किसके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो चीजें मेरे साथ गलत है, मुझे जिसे मतलब जिन चीजों को मैं अपने प्रति गलत समझूंगा तो मैं उसको दूसरे के प्रति मैं वो व्यवहार नहीं करना चाहूंगा। तो इन सभी का ज्ञान उसके अंदर रहता है और उन्हीं ज्ञान के उपयोग से वो काम करता है अपना। ठीक है, वैसी एक्टिविटी को क्रिएट करता है या वैसी एक्टिविटी को वो करने का प्रयास करता है। स्टूडेंट्स यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी वीडियो लेक्चर जो है कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, और इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के। नहीं यार, पुरस्कार देते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों कहा जाता है पुरस्कार देना बहुत बड़ी बात नहीं होती। पुरस्कार देने का अगर एक सही चयन आपने नहीं किया हुआ है तो पुरस्कार भी समझ लीजिए कभी कभी क्या हो जाता है, निगेटिव काम कर जाता है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इस उत्तर में डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए पुरस्कार क्या होता है, जीवन की साधारण बातें, जैसे साधारण बातें हो गई, साधारण बातों के लिए देखिए मुख्य रूप से क्या होता है देना चाहिए। यानी जो भी पुरस्कार आप किसी को दे रहे हैं तो पुरस्कार जीवन की साधारण बातों पर देना चाहिए। जैसे क्या हो गया, अगर कोई व्यक्ति क्या है समय का पालन अच्छे से कर रहा है, समय का अच्छे से पालन कर रहा है, यानी नियम पालन कर रहा है, स्वच्छता उसके अंदर है, शिष्ट व्यवहार उसके अंदर है, परिश्रम है आदि, यानी ऐसी एक्टिविटी पर उनको क्या करना चाहिए भैया, पुरस्कार के लिए उनको शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो पुरस्कार जीवन की साधारण बातों जैसे समय पालन हो गया, नियम पालन हो गया, स्वच्छता हो गया, शिष्ट व्यवहार, तो ये जीवन के साधारण बातें, यानी इतनी चीजें तो व्यक्ति को करना चाहिए। मतलब इन्हीं चीजों में लापरवाही भी करते हैं लोग, तो अगर इतनी चीजें कोई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पुरस्कार दे सकते हैं। लेकिन अगर जीवन की बड़ी बातें हैं, जैसे जीवन की बड़ी बातों का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सत्य प्रिय है, मतलब हमेशा सत्य बोलने वाला है, तो अगर सच बोल रहा है तो आप उसको पुरस्कार मत दीजिए कि भैया आप तुम सच बोल रहे हो तो तुमको हम पुरस्कार देंगे। यानी कोई व्यक्ति संयमी है तो संयमी व्यक्ति को पुरस्कार मत दीजिए। ठीक है, कोई व्यक्ति प्रेमी स्वभाव का है, प्रेम स्वभाव का है, तो उसको ये बहुत बड़ी चीजें हैं, यानी जीवन की ये बहुत बड़ी बातें हैं। सत्यता से बोलना, सत्य रहना, संयम से रहना, प्रेम भाव से रहना, ईमानदारी से रहना,
ये सब जो बातें हैं बहुत बड़ी बातें हैं, जीवन की बड़ी बातें हैं। यानी इन सभी पर यदि आप पुरस्कार देने लगेंगे तो पुरस्कार नहीं दे सकते इसके लिए आप, ठीक है। ईमानदारी आदि पर छोटे छोटे पुरस्कार देकर हम लोग उसका क्या करते हैं, महत्व कम कर देते हैं। यानी जीवन की ये बड़ी बातें हैं और इसका हम छोटे छोटे पुरस्कार देते हैं जब इसका, तो इन बड़ी बातों का अनादर हो जाता है। यानी इससे उनका महत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जीवन में वो जिस तरीके से उनको ये काम करना चाहिए, जिस तरीके से उनको एक्टिविटी करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। इसमें देखिए कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही परिश्रम से आप लोगों के लिए बनाया जाता है ये, ठीक है। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दिया करिए, ठीक है। और ऐसे ही मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोग को मिलते रहेंगे और नियमित तौर पर हमेशा मिलते रहते हैं, ठीक है डिस्कस। और जुड़े रहिए डीजे सर चैनल के साथ, जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करिए, अपनी भी तैयारी करिए और साथ ही साथ आपके जो क्लासमेट हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं 9, 10, 11, 12 सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है डिस्कस, और नियमित तौर पर सभी क्लासेस के लेक्चर भी मिलते रहते हैं। देखिए आगे जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो बुद्धि परीक्षण में अगर देखा जाए तो एकांशों का निर्माण करते समय छात्रों या व्यक्तियों की आयु एवं उनकी क्षमता एवं योग्यता आदि को ध्यान में रखा जाता है। जबकि उपलब्धि परीक्षण में क्या किया जाता है, एकांश का निर्माण करते समय छात्रों द्वारा अध्ययन किए गए विषयों एवं उसकी कठिनता स्तर को ध्यान में रखा जाता है। यानी बुद्धि परीक्षण में देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से व्यक्तियों की आयु एवं उनकी क्षमता एवं योग्यता को ध्यान में रखते हैं। यानी व्यक्तियों की आयु को हम लोग जो ध्यान में रखते हैं। जबकि देखिए यहाँ पर जो उपलब्धि परीक्षण होता है, वो छात्र कितना ज्ञान का अर्जन किया हुआ है, कितना उसने अपना क्या किया हुआ है, पूरा का पूरा विषय को तैयार किया हुआ है और उसकी कठिनता का क्या स्तर है। जब इसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, उसके कंटेंट को तैयार करते हैं या उसके लिए जब हम व्यवस्था बनाते हैं तो उस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। तो इस तरीके से देखिए बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण अपना अलग अलग तरीके से वर्क करता है। बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से देखिए क्या करता है कि जैसे व्यक्ति का क्या हो गया कि उसकी मानसिक आयु क्या है और उसकी वास्तविक आयु क्या है, मतलब शारीरिक रूप से व्यक्ति कैसा है और मानसिक रूप से व्यक्ति कैसा है। जैसे 10 साल का बच्चा है लेकिन वो 15 साल वाले बच्चों की एक्टिविटी कर रहा है, 15 साल का बच्चा है लेकिन अभी वो 8 साल वाले बच्चों की एक्टिविटी कर रहा है। तो ये बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत देखते हैं हम लोग। और उपलब्धि परीक्षण का मतलब हो गया कि वो उसको कंटेंट अगर कोई मिल रहा है, किसी को 10th का सवाल दिया गया, किसी को 12th का दिया गया, तो वो उसमें कितनी कठिनाई के स्तर को पा रहा है, यानी हम उसमें सवाल दे रहे हैं। जैसे पार्टिकुलरली मान लीजिए आप लोग को त्रिकोणमिति का सवाल दिया गया, अब उसका स्तर हम लोग बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो आप कहाँ तक चाह पा रहे हैं, कहाँ तक कर पा रहे हैं, या कहाँ से आप एग्जाम को फिर एग्जिट कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कंटेंट को लेकर अपने, और अब देखते हैं यहाँ पर स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है आप लोगों के सामने। तो स्त्री शिक्षा जब होती है तो उसमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की और यहाँ पर स्त्री शिक्षा की। देखिए स्त्री शिक्षा के बारे में बात करें तो देखिए छुआछूत की बात हो गई, बाल विवाह की बात होगी, पर्दा प्रथा की बात होगी, जैसे रूढ़ियों के कारण अनेक बालिकाएं जो होती हैं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। भाई रहना पड़ जाता है उनको, बाल विवाह हमने मतलब बच्चों में विवाह कर देना, पर्दा प्रथा की जिससे बातें आ गई, छुआछूत हो गई, तुम उनसे बोल नहीं सकते, तुम उनसे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यानी एक तरीके से कहा जाए तो रूढ़िवादी विचारधारा है। रूढ़िवादी व्यक्ति के विचार में लड़कियां शिक्षा प्राप्त करके समानता एवं स्वतंत्रता मांग करती हैं, जो स्त्री चरित्रहीनता का सूचक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या और भी अधिक उग्र प्रतीत होती है। मतलब कहने का मतलब है कि लड़कियां जो है शिक्षा प्राप्त करके समानता व स्वतंत्रता की मांग करती है, जो स्त्री चरित्रहीनता का सूचक होती है। कहने का मतलब क्या है, यदि आप स्त्रियां हैं तो उनको समानता और स्वतंत्रता का दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, स्त्री का चरित्रहीनता का वो सूचक है, यानी वो उनकी तरफ चली जाएंगी। मतलब ये जो मानना है वो रूढ़िवादी व्यक्तियों का मानना है, ठीक है। वो रूढ़िवादी व्यक्ति हो गए या पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं तो उनका ये कथन है, उनका ये मानना है। यदि कुछ और हम लोग समझने का प्रयास करें इसमें, देखिए स्त्री शिक्षा के मामले में, तो स्त्री शिक्षा के मामले में देखिए यहाँ पर तो आज भी देखने को ये चीजें मिलती हैं। यानी यही स्थिति क्या होता है, देखिए माध्यमिक स्तर पर देखा जाए चाहे उच्च शिक्षा के स्तरों पर भी देखा जाए तो शिक्षा के कारण भी स्त्री शिक्षा के प्रसार में बाधा पहुंच रही है। मतलब क्या है कि आप देख लीजिए माध्यमिक वर्ग के स्कूल देख लीजिए, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज देख लीजिए, मैक्सिमम जगहों पर जो होंगे वो पुरुष ही आपको दिखेंगे। जैसे आपको 400 टीचर दिखेंगे, 200 टीचर दिखेंगे, तो उस 200 टीचर्स में आज भी रेशियो जो है वो 170 है, 180 है, मतलब 10 से 15 या 20 जो है स्त्री से जो शिक्षिका मिलेंगी, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं से एक माइंड में डेवलपमेंट बनता है, यानी उससे भी माइंड का जो होता है वो डाइवर्जन होता है कि भैया उनका ज्यादा है मेरे यहाँ कम है, रेशियो बनता है, यानी एक तरीके से लिंगवादी होता है, ठीक है ना। इस प्रकार क्या होता है, प्रशिक्षित अधिक अध्यापिकाओं की भी कमी है। अनेक शिक्षित जो स्त्रियां हैं अपने अभिभावकों और पति के इच्छा कारण चाहते हुए भी नौकरी नहीं कर पाती हैं। यही वजह होता है क्योंकि क्या होता है कि शिक्षित हैं, वो पढ़ी लिखी हैं,
ये पर्सनल नॉलेज है, लेकिन उनके अभिभावक यानी उनके माता पिता जो होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो पेरेंट्स उनको छूट नहीं देते हैं। या तो फिर पति क्या, भाई कभी कभी क्या होता है, दोनों यानी पति की इच्छा के कारण भी ऐसा होता है कि नहीं आपको नहीं करना है, तो वहां पर भी ये चीजें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण रहा आप लोगों के लिए शिक्षा शास्त्र का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में इन प्रश्नों को शामिल किया गया है, और इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी आपकी बनी हुई है। तो दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे से चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।